हेलो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है एग्जाम में। मैं अवनीश, और जैसा कि आप सभी को पता है कि एनएचपीसी जेई सिविल का ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। तो उसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिन पे आपको काम करना है। बट सबसे बड़ा जो इस टाइम क्वेश्चन है सब बच्चों का वो यही है कि क्वेश्चंस आपके मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर जो आप क्वेश्चन लगाते हैं डिफरेंट टाइप के बुक से वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और ये मैंने भी फील किया है कि क्वेश्चंस करते हैं हम, दैट इज गुड, बट हम ये सोच लेते हैं कि वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें आपके सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा, सिलेबस को कवर अप करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है कि मैं आपको ऐसी वीडियोस बना के दूंगा जिसमें मेरे सेल्फ मेड क्वेश्चंस होंगे। मुझे दो ढाई घंटा लगा है इन क्वेश्चंस को बनाने में। मैंने पूरा फर्स्ट चैप्टर सॉइल मैकेनिक्स का कंप्लीट किया है, इसमें आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल भी है। उसमें हमने पूरे चैप्टर पे काम करके जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं जो अच्छे लेवल के हैं, जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, या और जो आपके फॉर्मूला बेस है, जो आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बना के दूंगा। रोजाना आपकी जो क्लास रहेगी वो 7:30 PM पर रहेगी। 7:30 बजे आप सभी को आ जाना है, और ऐसे ही आपको पूरा पूरा एक सेट मिलेगा जिसमें सभी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मेरे अपने बनाए हुए होंगे। मेरी जो फर्स्ट बुक है, जो मैं खुद लिख रहा हूँ, वो फर्स्ट बुक बाय द हेल्प ऑफ सम स्टूडेंट्स जो आप पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, वो भी मुझे कुछ हेल्प कर रहे हैं। उनकी हेल्प के थ्रू ही मेरी जो फर्स्ट बुक होगी वो 1 जैन को आएगी, 1 जनवरी को, या फिर 9 जनवरी को मेरा बर्थडे है, उस दिन वो बुक को हम लॉन्च करेंगे फर्स्ट पार्ट को। उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वही यही क्वेश्चंस है जिसमें मैं काम करने वाला हूँ। बताइए आप सभी कैसे हैं, और बिलेटेड हैप्पी दिवाली। और आप सभी को पता है कि दिवाली के दिन हमने एक ऑफर को लॉन्च किया था, वो आपका 199 है। इसका आज लास्ट डेट है। बच्चों के बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे थे कि सर इसको एक्सटेंड कर दीजिए, अभी पेमेंट नहीं हो रहा है। तो आज ये लास्ट है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा कल से। फिर इसकी जो फी है वो वही रहेगी जो इसकी पहले से रही थी। आज मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन दूंगा, और होगा कि आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं इसमें से। ठीक है, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत दिनों बाद मैं क्लास ले रहा हूँ, 8 दिन हो गए मुझे क्लास लिए हुए, और आज मैं क्लास ले रहा हूँ। तो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। और अच्छे से आप क्लास को रेगुलरली वे में करेंगे, क्योंकि एग्जाम अब पास में आने वाले हैं, और सभी एग्जाम आपके, क्योंकि इस साल तो खत्म होने वाला है, अगले साल भी आपकी वैकेंसीज बहुत सारे आएंगी, और एसएससी की भी आ सकती है अगले साल, क्योंकि 2021 में तो बोला ही नहीं है, 2022 में आएगी जो आएगी। और इसीलिए आपको क्या करना है, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना है, जो एग्जाम आपके पास है वो करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास विद हाई जोश। और आपको बस ये बताना है कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं लास्ट में, उससे आपको आइडिया रहेगा कि आपने जो पढ़ा है सॉइल मैकेनिक्स में वो कितना अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया, जवाब दीजिए क्या आंसर होगा इसका। बोला आपसे, इफ ए सॉइल चेंजेस प्रॉपर्टी ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक गैसेस वाटर टेम्परेचर इज कोल्ड। मतलब क्या है, एक सॉइल है जो अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करे। ऐसे क्या होता है, कुछ सॉइल ऐसे होती है जो ट्रांसपोर्टेड होती हैं, जो आपकी डिफरेंट टाइप की ट्रांसपोर्टेड एजेंसीज की वजह से चेंज करती हैं अपनी प्रॉपर्टीज को। ऐसे ही बोल रहा है कि यदि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से चेंज कर रहा है, वाटर की वजह से चेंज कर रहा है, या फिर टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से चेंज कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे। क्या हम उसको फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं, क्या हम उसको केमिकल वेदरिंग बोलते हैं, क्या हम उसको रेजिड्यूअल सोइल बोलते हैं, क्या हम उसको मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं। तो ध्यान रखें इस बात को, जब भी एटमॉस्फेरिक गैसेस वाटर टेम्परेचर की बात की जाएगी, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग का ही पार्ट होता है, इसमें सब ये सब चेंजेस आते हैं। बात आती है केमिकल वेदरिंग में क्या होता है। केमिकल वेदरिंग में आपके पास होता है कि यदि आपकी सोइल के अंदर कार्बोनेशन हो जाए, कार्बोनेशन हो जाए, या फिर आपका हाइड्रोलिसिस हो जाए, ठीक है, तो उस वाले केस में क्या होता है, उस वाले केस में आपकी केमिकल वेदरिंग हो जाती है। कि अब इससे क्या होगा कि आपके सॉइल के अंदर कुछ ऐसा केमिकल ऐड हुआ जिससे एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, उसी को हम केमिकल वेदरिंग का नाम देते हैं। रेजिडुअल सॉइल में कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, इनकी प्रॉपर्टी अपने पेरेंट, जो उसके मम्मी पापा हैं, जो पूर्वज हैं, उनकी प्रॉपर्टी से मैच करती है। ये आपके ट्रांसपोर्ट नहीं होती। फिजिकल वेदरिंग में वो सब आते हैं, आपके ट्रांसपोर्ट एजेंसीज काम करती हैं, वो सब आपकी फिजिकल वेदरिंग के ही पार्ट होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, करेक्ट आंसर इसका डी रहेगा। डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, ए लैकेस्ट्राइन सॉइल विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म। आपने सुना होगा कि लैकेस्ट्राइन सॉइल एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है जो आपके लेक के बेड पे बनती है, लेक के बेड पे बनेगी। दूसरा ये पता है कि आपको इसका एग्जांपल जब पूछा जाता है कि जो लैकेस्ट्राइन सॉइल का एग्जांपल क्या होता है, तो आप बोलते हैं वेरवेड क्ले इसका एग्जांपल होता है। क्या होता है, वेरवेड क्ले। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास सिल्ट और क्ले का लेयर बना होता है। अब पूछ रहे हैं कि ये जो सिल्ट और क्ले का लेयर बना होता है, या फिर जो लैकेस्ट्राइन सॉइल है, ये कैसी प्रॉपर्टी को शो करता है, कैसी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली ये तो बनेगा नहीं,
क्योंकि ये क्या होता है, जो हनी कॉम्बिंग स्ट्रक्चर बनती है वो या तो सैंड में बनेगी या सिल्ट में बनेगी, लेकिन डिस्पर्स स्ट्रक्चर या फ्लोकुलर स्ट्रक्चर बनती है आपकी क्ले सॉइल के अंदर। तो जो लैकेस्टाइन सॉइल होती है वो आपके पास क्या होंगी, डिस्पर्स स्ट्रक्चर होती हैं, जिनमें आपका फेस टू फेस ओरिएंटेशन होता है, फेस टू फेस ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। और इनमें क्या होता है, इनमें आपका रिपल्सिवनेस भी बहुत ज्यादा होती है, रिपल्सिवनेस बहुत ज्यादा होती है, और इनको हम आराम से कंप्रेस कर सकते हैं बहुत हैवी लोड के लिए, तो इसलिए हम बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तो आपसे पूछे कि लैकेस्टाइन किले का जो स्ट्रक्चर फिनोमिना है, ओरिएंटेशन क्या है, तो आप बोलोगे दैट इज डिस्पर्स स्ट्रक्चर। जबकि फ्लोकुलर स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपके पास फेस टू फेस ओरिएंटेशन नहीं होके एज टू एज ओरिएंटेशन या एज टू फेस ओरिएंटेशन हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। Which of the soil is formed oxides of iron and aluminum? वो कौन सी सॉइल होती है जो आयरन ऑक्साइड होते हैं उसके अंदर या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन फंसेंगे बेटा। ओके, तो लैटेराइट सॉइल, लैकेस्ट्राइन सॉइल, लॉयज एंड द मरीन डिपॉजिट। तो जो लैटेराइट सॉइल होती हैं वही क्या होती हैं, उनकी यदि आप उनको कलर देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि कलर उनका थोड़ा सा रेड कलर होता है लैटेराइट सॉइल का। ओके, तो क्या होती है, ये आपके पास आयरन और एल्यूमिनियम का प्रचुर मात्रा इनमें पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द लैटेराइट सॉइल। लैकेस्टाइन आपको पता है लेक बेड पे होती है। लॉयज सॉइल कौन सी होती है, जो विंड से ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे आपका लॉयज सॉइल हो गया। इसमें क्या होती है, इसमें भी आपकी कोलैप्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। मरीन सॉइल आपके मरीन के डिपॉजिट पे होते हैं, जैसे आपका मार्ल हो गया, मार्ल, ठीक है। और इनके अंदर भी आपको आयरन और एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा, लेकिन लैटेराइट सॉइल के अंदर आपको आयरन और एल्यूमिनियम मिल जाएगा। नेक्स्ट करिए, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल। जब आप कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ फाइंस। आप परसेंटेज फाइंस पे डिपेंड करते हैं ना, कि भाई फाइंस कितने पाए गए आपकी सॉइल के अंदर। तो पूछ रहा है यदि आपके जो फाइंस हैं, यदि आपकी जो स्ट्रक्चर है वो जीएम और जीसी बनी, ये जीएम में कैपिटल एम होगा और जीसी में कैपिटल जीसी हो, ठीक है। तो मतलब यदि आपकी सॉइल में आप क्लासिफाई कर रहे हैं कोर्स ग्रेन सॉइल को परसेंटेज फाइन के बेसिस पे, तो जीएम और जीसी आपका बना। तो ये कब बनता है, ये तब बनता है जब आपके फाइन्स की वैल्यू 12% से ज्यादा हो। यदि आपने क्या किया, चेक किया कोर्स ग्रेन के अंदर, कोर्स ग्रेन सॉइल आपके पास आ गया, लेकिन जो परसेंटेज फाइन्स हैं, जो आपके फाइन एग्रीगेट होंगे या फाइन सॉइल होगी, जो आपके पास सिल्ट होगा या किले होगा, उनको आप माप लीजिए, उनको रिटेन कर लीजिए कितना रिटेन हुआ है। यदि वो 12% ज्यादा है तो जीएम और जीसी बनता है। यदि आपके पास 5 से 12 के बीच में पाया जाता है तो फिर आपके ड्यूल सिंबल बनते हैं। क्या बनते हैं, ड्यूल सिंबल बनते हैं, ठीक है। ड्यूल सिंबल बनते हैं, इसको हम बोलते हैं कि वेल ग्रेडेड आपके पास ग्रेवल बन गया और सिल्टी ग्रेवल बन गया। तो ऐसी यदि शेप बनती है तो तब होते हैं जब आपके फाइन्स 5 से 12% के बीच में रहेंगे। यदि आपके जो फाइन्स हैं वो 5% से कम होते हैं तो सिर्फ आपके इंडिविजुअल बनता है, या तो आपका जी वेल ग्रेडेड ग्रेवल बनेगा, या आपके पास पुअरली ग्रेड बनेगा, या फिर आपका SW बनेगा। इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये W मतलब क्या है, वेल ग्रेडेड, S मतलब सैंड है, ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल का मतलब है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने पूरा जो इसका चार्ट है वो आपके याद हो गया इसी पूरे क्वेश्चन से, कि यदि आपके क्लासमेट सॉइल को आप कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइन्स। वैसे तो हम क्या करते हैं, फाइन के बेस पे नहीं करते हैं, आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल को हम पूरा कर्व पढ़ते हैं, लेकिन यदि आप कर रहे हैं फाइन के बेसिस पे तो फिर आपके 5% से कम, 5 से 12 और 12% ज्यादा होगा तो उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, इन ए प्लास्टिक चार्ट यू लाइन रिप्रेजेंट। आपने प्लास्टिक चार्ट पढ़ा था, उसमें आपने एक ए लाइन पढ़ते हैं, इसमें आपको हम ये चेक करते हैं कि यदि आपके पास फाइन ग्रेन सोइल होगी तो उनको हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे। उनके लिए मेरे पास ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आराम से नहीं बनता है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे एटरबर्ग चार्ट जिसको हम बोलते हैं, प्लास्टिक चार्ट जिसको हम बोलते हैं, उसको यूज करते हैं, चेक करते हैं कि मेरे पास जो सॉइल है वो सिल्टी है या फिर क्ले है, चेक करते हैं कि वो कंप्रेसिबिलिटी उसके अंदर कितनी है या लिक्विड लिमिट कहां पे लाई कर रही है, हम उस पर काम करते हैं। तो यदि मैं यहां पे काम करूं और मैं ये चेक करूं कि मेरे पास यू लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो यू लाइन की इक्वेशन को हम आईपी से डिनोट करते हैं। जैसे हम आपके आईपी में ए लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ए लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं दिस वैल्यू 0.73, लिक्विड लिमिट -20। इसके ऊपर ही ये ए लाइन की इक्वेशन होती है जो रिप्रेजेंट करता है और डिवाइड करता है आपके पास क्या, सिल्ट को और किले को। लेकिन जो यू लाइन की इक्वेशन पे हम काम करते हैं, वो यू लाइन की इक्वेशन मेरे पास ये बोलती है दिस इक्वल्स टू 0.9 लिक्विड लिमिट -8। ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है
क्ले सोइल अबाउट इट, यदि मैं इसकी बात करूं कि ये आईपी की लाइन मुझे क्ले सोइल को डिस्क्राइब कर रहा है, क्या ये मुझे सिल्ट सोइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये मुझे मिक्सर ऑफ स्किल और सिल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? नो सोइल फाउंड अबाउट इट। ये बात बिल्कुल सही है कि यदि आप ए लाइन की जगह यू लाइन पे काम करेंगे तो यू लाइन के ऊपर कोई भी सॉइल आपकी एग्जिट नहीं करती है, तो कोई भी सॉइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी अबाउट या अबाउ यू लाइन। ये बात आपको ध्यान रखना है, तो आंसर इसका डी रहेगा। डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये किसी बुक में नहीं मिलेंगे, जो हमारी बुक नहीं आएगी उसमें क्वेश्चन में मिलेंगे, ये खुद ही बनाए हुए क्वेश्चन है। ओके, तो इन ए प्लास्टिक चार्ट यू लाइन रिप्रेजेंट नो सॉइल फाउंड अबाउट इट, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इन ए ऑक्टाहाइड्रल यूनिट हाउ मेनी OH आयंस, ये क्या बोल रहा है? ये बेसिकली जो बात कर रहा है क्ले मिनरल्स की बात कर रहा है। जैसे क्या होता है, आपके डिफरेंट टाइप की शीट होती है, एल्यूमिनियम शीट हो गई, आयरन शीट हो गई, मैग्नीशियम की शीट हो गई, उसमें क्या होता है, उसमें आपके OH आयन रिएक्शन करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो ऑक्टाहेड्रल यूनिट होगी इसमें आपके पास होंगे, ऑक्टाहेड्रल यूनिट पे हम काम करेंगे तो उसमें कितने OH आयंस पे हम काम करते हैं, जो आपके पास क्या करेगी, आपको ओवरलैप करेगी विद द एल्यूमिनियम शीट या फिर आपकी आयरन शीट या फिर आपकी मैग्नीशियम शीट। तो इसमें कितने आयंस होते हैं, OH आयंस होते हैं, वो आपके 6 OH आयंस होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है एंड ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इफ ऑक्टाहाइड्रल में कितने हो गए, 6 OH आयन हो गए एनक्लोज विद एल्यूमिनियम शीट और मैग्नीशियम की जो शीट है डाई पॉजिटिव, उस पे हम काम कर रहे हैं। रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली, देख ध्यान रखें इस बात को, जब भी आपकी ऑक्टाहाइड्रल यूनिट में जो 6 OH आयन है यदि वो एल्यूमिनियम की शीट पे काम करते हैं तो इस एल्यूमिनियम शीट को हम आपकी गिब्साइट शीट का नाम देते हैं, गिब्साइट शीट का नाम देते हैं। और मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव की यदि शीट आपका एनक्लोज कर रही है तो उसको हम ब्रूसाइट शीट का नाम देते हैं, ब्रूसाइट शीट का नाम देते हैं। बच्ची आपके पास क्या, Fe डाइपॉजिटिव, इसको हम फेराइट शीट का नाम देते हैं, फेराइट शीट का नाम देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ पूछा आपसे था, ऑक्टाहेड्रल 6 OH आयन एनक्लोज विद एल्यूमिनियम मैग्नीशियम शीट रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली गिब्साइट शीट और ब्रूसाइट शीट को रिप्रेजेंट करेगा एंड डी इज मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट करिए, लिखा हुआ है स्मेकेटाइट क्ले मिनरल्स इज नोन एज, आपने क्ले मिनरल्स के नाम सुने होंगे, डिफरेंट टाइप के क्ले मिनरल्स पाए जाते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, कैल्नाइट, हैलोसाइट, मोंटमोलिनाइट और इल्नाइट। आपने बेसिकली 3 सुनेंगे पर 4 होते हैं। ये जो आपके पास हैलोसाइट होता है ये भी आपके कैलोलाइन का ही भाई होता है, लेकिन डिहाइड्रेशन करना पड़ता है, इसके अंदर पानी ज्यादा होता है, यदि आप इसको डिहाइड्रेट करेंगे तब आपका कैलोलाइंस मिल जाएगा आपको। ये पूछ रहा है जो स्मेकेटाइट क्ले मिनरल्स होते हैं, जो आपके स्मेकेटाइट क्ले मिनरल्स होंगे उनका दूसरा नाम क्या होता है? तो जो आपके मोंटमोलिनाइट क्ले मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, थिकनेस बहुत कम होती है, एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उन क्ले मिनरल्स के अंदर उन क्ले मिनरल्स को ही हम स्मेकेटाइट आयन शीट भी बोल देते हैं। आंसर होगा इसका सी। कैरोलाइंस के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? यदि मैं इसकी बॉन्ड की बात करूंगा तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और इसमें क्या होगा, इसमें बिल्कुल भी आपको एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। ये इसी का ही भाई है, लेकिन इसमें यदि आपको इससे ये प्राप्त करना है तो इसको डिहाइड्रेट करना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन पे काम करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मोंटमोलिनाइट क्ले मिनरल्स में, इसमें आपके वीक बॉन्ड होते हैं, इसको हम वाटर बॉन्ड का नाम देते हैं और इस वाटर बॉन्ड की वजह से ही इसके अंदर स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी पाई जाती है। तीसरा, इलाइट, इसके अंदर आपके आयन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आयन बॉन्ड्स। ये सब आपके वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको परेशान करेंगे। तो सी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ क्ले मिनरल्स, अपने आप कर दो इस क्वेश्चन को। तो यदि मैं क्ले मिनरल्स में थिकनेस की बात करूं तो जितनी बड़ी थिकनेस होगी उतना ही उसके अंदर स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी को करना आसान नहीं होगा। तो क्या होता है, कैल्नाइट के अंदर बहुत बड़ी थिकनेस होगी, 7 एंगस्ट्रॉम का तो एक ही पार्ट होता है, ऐसे ऐसे 2 पार्ट में यूज करते हैं। तो सबसे बड़ी जो थिकनेस होती है वो आपके कैल्नाइट की होती है, सबसे जो कम थिकनेस होती है वो 10 एंगस्ट्रॉम का एक का पूरा पार्ट ही होता है। ठीक है, तो क्या होगा, मोंटमोलिनाइट की जो थिकनेस होती है सबसे कम पाई जाती है। तो ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यदि आप एक्टिविटी की बात करेंगे कि सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी है वो किसमें होगी, तो एक्टिविटी आपकी 7 के करीब होती है मोंटमोलिनाइट क्ले मिनरल्स के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी आपको पाई जाएगी, जो इसको हम बोलते हैं कि भाई स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी पाई गई, वो आपके मोंटमोलिनाइट के अंदर पाई जाएगी। तो इसका उल्टा होता फिर
फिर इसका उल्टा होता यदि एक्टिविटी पूछा था, लेकिन यहाँ पे थिकनेस के बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे बड़ी थिकनेस आपकी कैल्नाइट की होगी, सबसे कम थिकनेस आपकी मोंटोमोलाइट क्ले मिनरल की पाई जाएगी। पास में सभी को। नेक्स्ट, डैश केमिकली कंबाइंड कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड। आपको डिफरेंट टाइप के वाटर की बात की गई थी कि जब हम सोयल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करो, तो कौन सा पानी इसके अंदर कैलकुलेट किया जा सकता है और कौन सा पानी आपका केमिकली कंबाइंड होता है, इसको हम जेल वाटर बोलते हैं। तो ध्यान रखें इस बात को कि यहां पे क्या होगा, एडसो वाटर, कैपिलरी वाटर, ये सब हमारे रिमूव हो सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चरल वाटर होगा वो आपका केमिकली कंबाइंड होता है, जेल वाटर होता है। यदि आपने 104 डिग्री सेंटीग्रेड 105 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे भी गर्म करोगे तो ये आपका बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। एडसॉर्ब वाटर आपके अडेशन की वजह से होता है। एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो चारों तरफ इसके चिपक जाती है सोयल के, उसको बाहर निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं एडसॉर्ब वाटर। कैपिलरी वाटर क्या होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये आपको पता है। और जो प्लांट है वो इसी पानी को यूज करते हैं अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर, ए हो गया, एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर आर इन स्टेबल स्टेट। अब बात आती है कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। मतलब ये है कि यदि मैं आपके सॉइल के ऊपर लोड लगाऊं तो वो उसको कितना झेल पाए, इसके बिहाफ पे हम उसकी स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। यदि मैं बोलूं कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है मेरे पास, फ्लोक्यूलेट स्ट्रक्चर है, डिस्पर्स स्ट्रक्चर है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है मेरे पास, नन ऑफ दीज है, तो इनमें से कौन सी सॉइल आपकी स्टेबल फॉर्म में पाई जाएगी। तो ध्यान रखें इस बात को, फ्लोकुलेट डिस्पर्स स्ट्रक्चर आपके क्ले सॉइल के अंदर पाई जाती है, जबकि हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर आपकी बल्किंग ऑफ सैंड में भी पाई जाती है। तो सैंड और सिल्ट में हो सकती है हनीकॉम्बिंग, पर ध्यान रखेंगे हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर आपकी लूज स्टेट में पाई जाएंगी, लूज स्टेट में पाई जाएंगी, बट ये आपकी स्टेबल रहेंगी, ये आपके लोड को बियर कर सकती है, ये अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करेंगे एक बार बनने के बाद। लेकिन क्या होता है, फ्लोक्यूलेट्स स्ट्रक्चर आपकी ऐसी होगी, यदि आपने इस पे ज्यादा लोड को ऐड करा दिया तो ये आपका ऐसे दिल टूट जाता है, ये आपका ऐसे ऐसे टूट जाता है। मतलब क्या हो गया, फ्लोक्यूलेट डिस्पर्स स्ट्रक्चर के अंदर हम स्टेबिलिटी पे काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी तो फ्लोक्यूलेट था, ज्यादा लोड लगा तो इसमें टूट जाएगा, पहले फोर्स आपका अट्रैक्टिव था फिर रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको स्टेबल स्टेट में नहीं मानते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल को हम स्टेबल स्टेट में इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि उनका ग्रेडेशन खराब है। यदि उनका ग्रेडेशन अच्छा होता तो हम उसको स्टेबल स्टेट में मान लेते। लेकिन यदि मैं बात करूंगा कि कौन सी आपकी इन स्टेबल स्टेट होगी, आर इन होगा, ये आर इन स्टेबल स्टेट। तो क्या होगा, हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर आर इन स्टेबल स्टेट, ठीक है। ए इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, a flocculation and disperse structure which type of orientation occur respectively। flocculate structure और disperse structure बेसिकली आपके क्ले मिनरल्स की वजह से पाई जाती हैं, जो आपकी डबल लेयर थ्योरी पे काम करती हैं कि पहले आपके पास जो पानी है और जो क्ले मिनरल्स के बीच में आपके पास क्या होता है, यहां पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, यहां पे पॉजिटिव, और यहां पे नेगेटिव 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 चार्जेस होते हैं। अब बाहर से जो पानी है वो पानी आता है और इसकी लेयर को बढ़ाता है, इसको हम बोलते हैं कि डबल लेयर थ्योरी आपकी पूरी, या डबल लेयर आपकी पूरी बन चुकी है। उसके बाद आपकी ओरिएंटेशन बनते हैं। तो ये पूछा जाता है आपके कि कैसा ओरिएंटेशन होगा। तो यदि मैं फ्लोकुलेट स्ट्रक्चर की बात करूंगा, रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो आपका एज टू एज ओरिएंटेशन होता है, और बाद में जब ये इस पे आपकी रिपल्सिव स्ट्रक्चर बनती हैं, जो आपकी ऐसी 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 जिनमें आपका कोई भी बॉन्ड नहीं होता, वो रिपल्सिव नेचर की होती है, जिनमें कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है, शेयर स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो क्या होगा, उसमें आपका फेस टू फेस ओरिएंटेशन होता है, एंड ए इज का आंसर फॉर दिस, ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करिए, डैश स्ट्रक्चर कंप्रेसिबिलिटी इज हाई। इनमें से किस स्ट्रक्चर के अंदर आपकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, एज कंपेरिजन टू डिस्पर्स स्ट्रक्चर, एज कंपेरिजन टू हनीकॉम्बिंग, एज कंपेरिजन टू फ्लोकुलेट स्ट्रक्चर। देखो क्या होता है, फ्लोकुलेट स्ट्रक्चर के अंदर वॉइड्स बड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन यदि आपका जो लोड है वो कम है तो ये टूट जाएगा, टूट के ये ऐसा बिखर जाएगा। तो मतलब ये है कि लोड ये टूट गया, इसका वॉइड्स कम हो गया, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी जो हाई होती है वो तब होती है जब इसका ओरिएंटेशन बहुत ऐसा हो जाए कि वॉइड्स बहुत कम हो जाए। तो आपको पता है कि जो रिपल्सिव स्ट्रक्चर बनती हैं, ये वाली स्ट्रक्चर इनको हम बोलते हैं डिस्पर्स स्ट्रक्चर, आपकी बन गई है। इनमें क्या होता है, इनमें आपका ऐसा
फेस टू फेस ओरिएंटेशन होता है, तो इनको हम ज्यादा लोड के लिए कंप्रेस कर सकते हैं। तो जो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है वो आपकी डिस्पर्स स्ट्रक्चर में पाई जाती है। बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोर तो नहीं हो रहे ना? अच्छे क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में आपको। आप पहले पूरा सब्जेक्ट पढ़िए, पूरा टॉपिक पढ़िए आराम से, फिर क्वेश्चंस लगाइए, फिर आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा करने में, ठीक है? और थोड़ा ध्यान रखो अपना, मैंने खुद तबीयत खराब कर लिया अपनी, मतलब मम्मी बोल रही थी मुझसे कि बेटा ठंड पड़ रही है, अब थोड़ा गरम गरम वाले कपड़े पहन लो, पर मैं नहीं, मैं हीरो बनना है मुझे, बॉडी बॉडी दिखानी है। ठीक है, एक गाना चल रहा है ना आजकल, मेरा डोला नहीं आया, डोला तो डोला आ नहीं रहा है मेरा आजकल, ठीक है, हाथ छोटे बड़े हो रहे हैं। तो क्या है, ये तबीयत खराब हो गया तो अपना ध्यान रखो, तबीयत ठीक रखो अपनी, तभी पढ़ पाओगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 करिए। When soil dried below its shrinkage limit and then immersed in water, thus leads to explosion of soil structure. क्या बोल रहा है ये? आपको पता है कि श्रिंकेज लिमिट वो मिनिमम वाटर कंटेंट होता है जिस पे आपकी सोइल सैचुरेटेड है, उसके नीचे आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वो ये बोल रहा है कि हमने क्या किया, सोइल को उसके श्रिंकेज लिमिट से नीचे ड्राई किया। अब ड्राई करने के बाद क्या हुआ, उसको पानी के अंदर डाल दिया, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो सॉइल स्ट्रक्चर बनी होगी उसकी, वो एक्सप्लोजन हो जाता है, वो टूट जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एक टर्म बोला जाता है, एक टर्मिनोलॉजी का नाम दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्लैकिंग ऑफ क्ले, बल्किंग ऑफ सैंड, कैपिलरी राइज, नन ऑफ दीज। तो बेसिकली जब श्रिंकेज लिमिट की बात की जा रही है, लिक्विड लिमिट की बात की जा रही है, प्लास्टिक लिमिट की बात की जा रही है, तो फंडा तो क्लियर है कि क्ले की बात की जा रही है। तो क्ले की बात की जा रही है तो इसको हम स्लैकिंग ऑफ क्ले बोलते हैं, इसको टर्मिनोलॉजी को हम स्लैकिंग ऑफ क्ले बोलते हैं। जैसे स्लैकिंग आपका होता है, लाइम का स्लैक होता है, ऐसे आपकी क्ले की स्लैकिंग हो जाती है यदि आपने उसको श्रिंकेज लिमिट से नीचे ड्राई किया और फिर पानी के अंदर डाल दिया। बल्किंग ऑफ सैंड आपको पता है कि 4 से 5% मॉइस्चर कंटेंट पे क्या होता है, आपके जो वॉल्यूम है सोइल का वो बढ़ने लगता है, और सबसे ज्यादा जितना सोइल आपका फाइन होगा उतने उतना ही आपका बल्किंग ऑफ सैंड ज्यादा होगा। मतलब फाइन सैंड में सबसे ज्यादा होता है बल्किंग ऑफ सैंड, यदि मैं बल्किंग ऑफ सैंड की बात करूंगा यहाँ पे, और कोर सैंड में आपका कम पाया जाता है, कोर सैंड में आपका कम पाया जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ए, एंड ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड जनरली अकर्ड ड्यू टू विच टाइप ऑफ कोहेजन। बल्किंग ऑफ सैंड आपकी जो होती है वो किस टाइप के कोहेजन पे काम करती है? दो तरह के कोहेजन आपने पढ़े होंगे, ट्रू कोहेजन और एपेरेंट कोहेजन। तो पूछ रहा है आपसे कि बल्किंग ऑफ सैंड जनरली जो अकर होता है वो किस टाइप के कोहेजन में होता है। तो ध्यान रखें इस बात को, ट्रू कोहेजन मतलब ये होता है कि पार्टिकल टू पार्टिकल बॉन्डिंग आपका जो दिख रही है वो है एक्चुअली, लेकिन एपेरेंट वो होता है कि जो होता कुछ है करता कुछ है। एपेरेंट कोहेजन ये होता है कि पार्शियली बॉन्ड दिखा रहा है बिटवीन द पार्टिकल्स, तो उसको हम एपेरेंट कोहेजन बोलते हैं। तो जो आपका देखो, यदि पानी टूटता नहीं, पानी आपका केमिकली कंबाइंड होता तो हम बोलते हैं दैट इज अ ट्रूली कोहेजन है, लेकिन यदि पानी टूट जाएगा, हमने उसको ड्राई किया, बाहर निकल जाएगा, तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर या बल्किंग ऑफ सैंड के अंदर पानी आपका चारों तरफ चिपक जाएगा, ठीक है, पार्टिकल के, लेकिन बाद में वो बाहर हो सकता है। तो दिस इज नॉट अ ट्रू कोहेजन। ट्रू कोहेजन क्या होगा, जो केमिकली कंबाइंड होगा, इसलिए हम इसको एपेरेंट कोहेजन का नाम देते हैं। और पार्टिकल टू पार्टिकल रहेगा बॉन्ड, इसलिए हम कोहेजन बोलेंगे। यदि पार्टिकल और किसी और इंटरफेस के बीच में होता तो फिर हम एडेशन का नाम लेते हैं। तो यहां पे एपेरेंट कोहेजन को नाम दिया जाता है। नेक्स्ट, रॉक फ्लोर एंड मिका। आपने नाम सुना होगा रॉक फ्लोयर का और मिका का, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये बताइए जरा एक बार। बोलिए। रॉक फ्लोर एंड मिका इज इन ए क्ले मिनरल्स, क्ले साइज बट नॉट अ क्ले मिनरल्स, बोथ ए एंड बी। आपने जो क्ले मिनरल्स पढ़े हैं ना, वो आपके चार ही हैं। कौन कौन से? आपके हो गया इलाइट, हो गया कैल्नाइट, हो गया मोंटोमोलाइट, हो गया हैलोसाइट, हो गया। उसके अलावा क्ले मिनरल्स नहीं है। मिनरल्स अलग चीज होती है, लेकिन जो मिनरल्स आपके क्ले के अंदर पाए जाए हमें उस पर काम करना है। मिका आपका क्या है, मिनरल्स है, बट दिस इज नॉट अ क्ले मिनरल्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो रॉक फ्लोर है, मिका है, वो आपके क्ले साइज हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जितना साइज आपका क्ले पार्टिकल्स का होता है उतना साइज इनका हो सकता है, बट दैट इज नॉट अ क्ले मिनरल्स। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आपको मम्मी का समय सही से बताना कितने कितने नंबर आए आप सभी के। मैं 41 42 क्वेश्चन कराऊंगा आज, आपको बताना एक्चुअली, तो मैं देखूंगा ना कि मेरा स्टैंडर्ड सही चल रहा है क्या, मैं क्वेश्चंस ठीक ठाक बना रहा हूं नहीं बना पा रहा हूं आपको, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूं पहले क्वेश्चन की, और अब मैं उनसे बोर हो चुका हूं एक्चुअली।
यार वही चीज आप बार बार नहीं पढ़ा सकता, तो मुझे कुछ क्वेश्चन खुद बनाने पड़ेंगे, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अब यदि आप ये भी कर जा रहे हैं तो भैया फिर मुझे और थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना, कि एग्जाम कुछ ओपन ना हो जाए। हम अपना स्टैंडर्ड हमेशा हाई रखेंगे ना, तो हमें फायदा होगा उस चीज का। तो यदि आपके यहीं पे अच्छे नंबर आ रहे हैं तो फिर आपके आगे भी अच्छे नंबर आएंगे। वो अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 करिए। फॉर वेल ग्रेडेड सैंड एंड ग्रेवल यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इज डैश रिस्पेक्टिवली। सीयू की वैल्यू 4 से ज्यादा, सीयू की वैल्यू 6 से ज्यादा। CU is equals to 4, CU is greater than 6, CU is greater than 6, CU equals to 4। ये पूछ रहा है कि यदि मैं वेल ग्रेडेड सैंड की बात करूं, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, वेल ग्रेडेड सैंड और ग्रेवल। अच्छा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो आपको पता है यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट आपके ग्रेडिंग पे काम करता है, जिसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं। C इक्वल्स टू D60/D10 होता है। इसमें D60 और D10 आपका मतलब ये होता है कि परसेंटेज फाइनल कितना है। यदि हम D60 बात करेंगे तो मतलब ये है 60% पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज। ठीक है, अब इस CU की वैल्यू क्या होगी, 4 से बड़ी होती है इन द केस ऑफ ग्रेवल, और इस CU की वैल्यू आपकी 6 से बड़ी होती है इन द केस ऑफ सैंड। अब ऑप्शन आपको ऐसे दिए हुए हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि ये भी दे रखा है ये भी दे रखा है, रिस्पेक्टिवली पूछा है तो पहले सैंड पूछा है ग्रेवल पूछा है, तो आंसर आपका डी होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे सर सैंड का ज्यादा क्यों है, क्योंकि सैंड के अंदर रेंज ज्यादा है। ठीक है, पार्टिकल की जो रेंज होगी, ग्रेवल थोड़ा बड़ा साइज का होता है, सैंड छोटे साइज का होता है, तो उसके अंदर रेंज ज्यादा है, इसलिए उसकी यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट की वैल्यू बड़ी होती है। ये बात आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट करिए। अब होता है जैसे आपके पास CU था, ऐसा एक CC होता है जो आपकी कर्वेचर पे काम करता है, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, CC। इसका फॉर्मूला होता है D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D60 इंटू D10। ठीक है, फॉर वेल ग्रेडेड चाहे सैंड हो ग्रेवल हो, इसकी वैल्यू आपकी 1 से लेकर 3 के बीच में लाई करती है। CC इज बिलोंग्स टू दैट। लेकिन यदि ये बोले कि जो CC की वैल्यू है वो 1 से कम हो जाए और CC की वैल्यू आपकी 3 से ज्यादा हो जाए, तो उस वाले सोइल को हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसको वेल ग्रेडेड सोइल बोलते हैं? ये क्रैप ग्रेडेड नहीं है, दिस इज गैप। क्या आपके पास, ये आपकी गैप ग्रेडेड सोइल है। गैप ग्रेडेड सोइल होगी, पुअरली ग्रेड होगी, नन ऑफ दीज होगी। तो यदि आपके CC की वैल्यू 1 से कम है और 3 से ज्यादा है, तो हम उसको गैप ग्रेडेड सोइल का नाम देते हैं। एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और पुअरली जो ग्रेड होता है वो आपके यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट पे काम करता है, यदि वैल्यू इज लेस देन 2 होगी तो हम इसको पुअरली ग्रेड बोलते हैं। लेकिन जो गैप ग्रेडेड है उसको हम CC की फॉर्म में बोलते हैं। यदि आपका 1 से छोटा 3 से ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि बीच में कुछ ना कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो मिसिंग है, और इसी को हम गैप ग्रेड सोइल बोल देते हैं। नेक्स्ट करिए, फाइनेंस मॉडुलस रिप्रेजेंट दैट। आप फाइनेंस मॉडुलस को पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है फाइनेंस मॉडुलस, बता दो क्या होता है फाइनेंस मॉडुलस। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल, सेडिमेंटेशन, डिस्क्रीट पार्टिकल। अब सेडिमेंटेशन के अंदर कभी भी इंडिविजुअल पार्टिकल को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, तो ये तो ऑप्शन ही बेवकूफ है, बनाया मैंने ही है पर बेवकूफी ऑप्शन है। डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग में इंडिविजुअल पार्टिकल पे काम करते हैं, और फाइनेंस में कभी इंडिविजुअल पार्टिकल पे काम किया ही नहीं जाता, हम आपके हमेशा एवरेज साइज पे काम करते हैं। तो फाइनेंस मॉडुलस इज डिस्क्राइब द एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल। हम बोलते हैं ना फाइन सैंड है, हम बोलते हैं कोर्स सैंड है, हम बोलते हैं मीडियम सैंड है 2.2 से 2.6 है, तो हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम आपके एवरेज साइज पे काम कर रहे हैं। एंड डी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, टू प्रिवेंट द फ्लोकुलेशन इन हाइड्रोमीटर टेस्टिंग विच केमिकल इज मोस्ट पावरफुल। आप बोलते हो कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस के अंदर क्या होता है, पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग होने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि पार्टिकल का जो साइज है वो 75 माइक्रोन से छोटा है, तो पार्टिकल चिपकेंगे एक दूसरे से। जब चिपकेंगे तो उनको रोकने के लिए हम कुछ डीफ्लोकुलेट एजेंट को डालते हैं। ठीक है, इसको जो प्रिवेंट की बात कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं डीफ्लोकुलेंट एजेंट। सबसे जो पावरफुल डीफ्लोकुलेंट एजेंट होता है वो इनमें से कौन सा है? सोडियम सिलिकेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो क्या होता है, जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है इसी को हम यूज करते हैं डीफ्लोकुलेंट एजेंट, जो आपके डेंसिटी डेंसिटी पे काम करता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, जो बॉन्डिंग है बिटवीन द पार्टिकल उसको बनने नहीं देगा, और आराम से आपका जो हाइड्रोमीटर है वो पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, मतलब हम आपके, क्योंकि आपको पता है कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस आप यदि करोगे तो डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग पे आपको काम करना पड़ेगा, स्टोक्स लॉ यही बोलता है। और डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग तब तक नहीं होगी जब तक आपके पास क्या होगा, जब तक आपके पास फ्लोकुलेशन हो सकता है, तो फ्लोकुलेशन को रोकना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट पे काम करते हैं टू डीफ्लोकुलेंट एजेंट को यूज करने के लिए। बात समझ में सभी को? सबको बात समझ में आ गई है? तो इसमें क्या होता है, इसमें हम इसमें 7 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को ऐड करते हैं,
सोडियम कार्बोनेट को ऐड करते हैं। ठीक है, मतलब जब भी हम आपके पास ये एजेंट बनाएंगे तो 7 ग्राम मेरे पास सोडियम कार्बोनेट होगा और 33 ग्राम मेरे पास क्या होगा, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट होगा और उसको 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। भाई साहब 1.5 घंटा लगाया मुझे और मैंने पूरा चैप्टर चार्ट दिया अच्छे से। वही क्वेश्चन, मतलब जितने मैं आपको पहले करा चुका हूं वो तो है ही क्वेश्चंस, पर ये क्वेश्चन वो है जो आराम से आ जाते हैं, एक बार है ना पूछ लिया, आपको कौन कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया तो भैया अच्छे से बनाए भी, ऑप्शन भी अपने आप ही बनाए हैं ये सब। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट पे हम काम करते हैं एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, हाइड्रोमीटर रीडिंग इन विच द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। अब आप हाइड्रोमीटर टेस्ट करते हैं, पिपेट मेथड टेस्ट करते हैं फॉर द सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब जब आप हाइड्रोमीटर टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के करेक्शन पे काम करना पड़ता है। तो ये करेक्शन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्शन आपका करेक्ट है। तो जो आपके पास हाइड्रोमीटर रीडिंग आई होगी उसको आप करेक्ट करेंगे, इसको हम बोलेंगे आर एच डैश बोलेंगे इसको। तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपको एक करेक्शन ऐड करना पड़ेगा, इसको हम सीसी बोलते हैं। ये करेक्शन आपका मेनिस्कस करेक्शन पे काम करता है, मेनिस्कस। ठीक है, ये आपके डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन पे काम करता है, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन पे काम करता है और टेम्परेचर करेक्शन पे काम करता है। मेनिस्कस करेक्शन आपका पॉजिटिव होता है क्योंकि आपको पता है कि ऊपर जाने से आपकी रीडिंग क्या होगी, रीडिंग घट जाएगी। एक्चुअली ये आपका ऐसा होगा, हाइड्रोमीटर में ऊपर जाने यहां रीडिंग कम होती है, यहां रीडिंग ज्यादा होती है, पर एक्चुअली जब आपका मेनिस्कस बन जाता है ड्यू टू कैपिलरी राइज तो आपको रीडिंग यहाँ की दिखती है, पर वो रीडिंग होती यहाँ पे है, पर ये रीडिंग बड़ी है। ये आपकी क्या है, ये 40 है, ये आपकी 20 है, आपको 40 दिख रहा है, 20 देख लिया आपने, यहाँ तो हो गया धोखा, ये धोखा, ये दुनिया, ये धोखा। तो अब क्या है, इस धोखे को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रीडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। तो मेनिस्कस करेक्शन आपका पॉजिटिव होता है, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन आपका नेगेटिव होता है और टेम्परेचर आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ये आपको पता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सीएम का मतलब मेनिस्कस करेक्शन है, टेम्परेचर का मतलब आपका टेम्परेचर करेक्शन है और सीडी मतलब डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं करेक्ट, और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन आपका नेगेटिव होता है क्योंकि उससे डेंसिटी बढ़ जाती है। आपका जो पार्टिकल जब इंडिविजुअल रहेगा तो उसमें आपके पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए हम उसको कम करते हैं बाद में। इसलिए हम बोलते हैं कि जो वैल्यू आपकी आई, जो रीडिंग आपकी आई उसको हमें कम करना पड़ेगा बाद में। तो डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है एंड बी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, इन ए हाइड्रोमीटर रीडिंग इफ डेंसिटी इंक्रीजेस, हाइड्रोमीटर रीडिंग जैसे जैसे आपके पास क्या होती है, डेंसिटी बढ़ती है, तो डेंसिटी बढ़ेगी तो आपकी जो हाइड्रोमीटर की रीडिंग होगी वो घटेगी या बढ़ेगी। अभी आपने टेस्ट पढ़ा होगा, आपने पता होगा कि टेस्ट होता कैसे है, तो आप तभी इसका आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आप आंसर बस तुक्का मारेंगे, इन बीन तो तभी। तो क्या होता है, यदि आपकी पानी के अंदर सोयल पार्टिकल पड़े हुए हैं और ये आपका हाइड्रोमीटर है, अभी मैं बताओ, यदि आपकी यहां पे डेंसिटी, लिक्विड डेंसिटी जो है वो ज्यादा है तो हाइड्रोमीटर इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो रीडिंग आएगी नहीं। तो जितना आपके पास डेंसिटी बढ़ती है पार्टिकल की उतनी आपकी रीडिंग घटती है, जितना पेनिट्रेट कर जाएगा उतनी रीडिंग बढ़ी हुई आएगी। तो दैट मींस इन ए हाइड्रोमीटर रीडिंग द डेंसिटी इंक्रीजेस, यदि डेंसिटी बढ़ेगी तो हाइड्रोमीटर रीडिंग आपकी डिक्रीज हो जाएगी एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलें आगे, नेक्स्ट, स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल बिटवीन द डायमीटर। आपको पता है जब हम डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग पे काम करते हैं ड्यू टू हमें आपका ग्रेन साइड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है, तो उसके लिए हम आपके स्टोक्स लॉ पे फॉलो करते हैं और स्टोक्स लॉ की वैल्यू कितने कितने पार्टिकल पे काम करती है। तो हम बोलते हैं कि 0.2 mm से लेके 0.2 माइक्रोन, ये माइक्रोन क्या होता है आपका 10⁻³ mm के बराबर होता है। यदि इससे ज्यादा हुआ तो टर्बुलेंट फ्लो होगा, इससे कम हुआ तो ब्राउनियन मोशन होगा, जिगजैग मोशन होगा, पानी पार्टिकल कहां जा रहा है समझ में नहीं आ रहा उसको, ठीक है, मतलब उसके अंदर वेट ही नहीं है। तो 0.2 mm से 0.002 mm तक इसका साइज पाया जाता है एंड बी इज आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट करिए, विच फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर द डेंसिटी इंडेक्स। कुछ फॉर्मूले भी रखे गए हैं मैंने, क्यों रखे हैं फॉर्मूले, क्योंकि आप ये फॉर्मूले पढ़ते नहीं है, कुछ और ही पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, भाई ये ई मैक्स माइनस ई बाई ई मैक्स माइनस के ई मिनिमम इनटू 100,
बट कभी कभी ये क्या होता है, डेंसिटी की फॉर्म में ही पूछ लेता है फॉर्मूला। तो आपको पता होगा कि गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस के ई। यदि मैं यहां से ई कैलकुलेट करूं तो जी एस गामा डब्ल्यू बाय गामा डी माइनस के 1। अब यदि मुझे ई मैक्स चाहिए तो गामा डी मुझे मिनिमम करना पड़ेगा। ये बात तो समझ रहे हो, क्योंकि जितना ये कम होगा उतना ही ज्यादा आएगा। इतना तो क्लियर है सभी को, आसान भाषा आसान मैथ। तो जहां पे ई मैक्स है वहां पे गामा डी मिनिमम आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, गामा डी मिनिमम आ रहा है। ई है नेचुरल स्टेट पे तो आपका डी भी नेचुरल स्टेट पे होगा। यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो आंसर क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी आपका बी। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात को, जितनी भी आपके पास सैंडी सॉइल होती है जिसको हम कोर्स ग्रेन सॉइल का नाम बोल सकते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इन सॉइल की पूरी पूरी कुंडली रिलेटिव डेंसिटी के पास है। उनका बिहेवियर कैसे मूव करता है, कहां जाता है, क्या करता है, किसको फॉलो करेगा, किसको डिस्क्राइब करेगा, क्या डेंसिटी होगी, क्या स्ट्रेंथ होगी, इन सभी को डिस्क्राइब कर सकता है आपका रिलेटिव डेंसिटी। पर ये क्ले सॉइल के लिए हम बोलते हैं, कोहेजन लेस सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है, कोहेसिव सॉइल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इट इज, मैं लिखता हूं, इट इज ओनली applicable for cohesionless soil। cohesionless soil के लिए आपका एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, चलूं आगे, नेक्स्ट करिए। इफ अ डेंसिटी इंडेक्स आईडी इज बिटवीन 65 to 85। अब डेंसिटी इंडेक्स की भी वैल्यू होती है, उसके लिए पूरा टेबल है, मैं तो देख के बनाऊंगा, मुझे कौन सा पेपर देना है। ठीक है, तो क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी का कोई इतनी बड़ी टेबल नहीं है, याद नहीं होती तो याद कर सकते हैं। देखो 0 से 15 है, 15 से 35 है, 35 से 65 है, 65 से 85 है, और 85 से बड़ी है। यही तो है टेबल, क्या मैं कुछ गलत बनाया हूं? तो 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 0 से 15 के बीच में यदि मैं बात करूंगा तो वेरी लूज है, वेरी लूज, ये आपकी लूज है, ये आपकी मीडियम है। 35 to 85 मीडियम है क्या, मीडियम हो गया, दिस इज मीडियम। ये आपका डेंस है और ये आपकी वेरी डेंस हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है 80। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी आपको। हम तो ये याद कर लेते थे शुरू का, 0 से 15 और 50 से ज्यादा। बट वैसे याद कर सकते हो कि 0 से 15, 15 से 35 होगा, 35 से 65, 65 से 85 और 85 से ज्यादा। ठीक है, तो यदि 65 to 85 की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ये वेरी डेंस होती है, तो वेरी डेंस तो होगी नहीं, ये तो गया, और ये तो वैसे भी गया। अब बचे क्या, बचे ये दोनों। भाई वेरी लूज तो किस पे होती है, 0 से 15 पे होती है, वैसे भी आप कर सकते हैं इनको एलिमिनेट। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा, एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। रिलेटिव कॉम्पैक्शन इज यूजफुल फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल। जो रिलेटिव कॉम्पैक्शन है वो आपका यूजफुल होता है किस टाइप की सॉइल के लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए, कोहेजनलेस सॉइल के लिए, बहुत कोहेसिव कोहेजनलेस सॉइल, नन ऑफ दीज। अब देखो क्या होता है, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, अपने आंखें खोल के क्वेश्चन को पढ़ो कि रिलेटिव डेंसिटी नहीं है, ये रिलेटिव कॉम्पैक्शन। मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया होगा देखते ही, बट यहां पे ये रिलेटिव कॉम्पैक्शन है। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, चलो ये भी सही है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन है। रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्या होता है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन आपके पास होगा, दिस इज गामा डी फिल्ड बाय गामा डी लैब, ये होता है, और ये आपका दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये आपके लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, और रिलेटिव कॉम्पैक्शन को हम बोलते हैं 80 प्लस के 0.2 आपका रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव, रिलेटिव कॉम्पैक्शन है वो आपके पास क्या रहेगा, गामा डी फिल्ड बाय गामा डी लैब का पार्ट रहेगा। अब ये जो आपका रिलेटिव कॉम्पैक्शन है, ये कोहेजनलेस सॉइल, कोहेसिव सॉइल दोनों के लिए यूजफुल होता है, क्योंकि आपको पता है कि रिलेटिव डेंसिटी हो सकता है कि आईडी की वैल्यू 0 हो जाए वेरी लूज सॉइल के लिए, कोहेजन है ही नहीं, तो आपके आईडी की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन तब भी आपका रिलेटिव कॉम्पैक्शन 0 नहीं होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कोहेजन सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल दोनों के लिए यूजफुल होता है। और ये आपको बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि जो आपने गामा डेंसिटी क्रिएट की है लैब के अंदर और एक्चुअली फील्ड के अंदर है, उनमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या रेशियो है, उस पर काम करता है। तो बहुत कोहेसिव एंड कोहेजन सॉइल के लिए हम इसको यूज करते हैं। सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, ये अच्छा क्वेश्चन है।
यदि जो करेगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कर पाएगा कोई क्वेश्चन? चलो, which test is very useful to determine the water content in soil when soil quickly gain moisture in atmosphere? ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा टेस्ट आपका वेरी यूजफुल होता है टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट इन सोइल व्हेन सोइल क्विकली गेन मॉइस्चर। यदि आपकी जो सोइल है वो क्विकली मॉइस्चर को गेन करता है तो उस टाइप में आपको कौन सा टेस्ट वाटर कंटेंट के लिए चेक करना है। रेडिएशन मेथड को हम यूज नहीं करते हैं, दिस इंफ्रारेडिएशन, क्योंकि ये आपका उसके अंदर यूज किया जाएगा भाई। भाई जहां पे आपका सॉइल है वहां से हम पूरा डालेंगे, एक डिटेक्टर को चेक करेंगे इंफ्रारेडिएशन में, भाई बीच में पानी वानी है नहीं है, तो उसको तो हम यूज नहीं कर सकते। मॉइस्चर के प्रेजेंस में, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट में रहेगा ही नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। सैंड बाथ मेथड में भी ऐसा नहीं कर सकते। जो टॉरोजनल बैलेंस मेथड होता है वही यूज किया जाता है, और ये आपका एक लैब टेस्ट है। ये लैब टेस्ट है तब यूज किया जाता है जब आपकी वाटर कंटेंट आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन जो सॉइल है उसके अंदर हाइग्रोस्कोपिक फिनोमेना बहुत ज्यादा है, मतलब पानी आपके सॉइल के पार्टिकल की चारों तरफ चिपक जा रहा है। यदि ये हो रहा है तो उसके लिए हम, यदि वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करना है तो हम आपके टॉरोजनल बैलेंस मेथड पे काम करेंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जिसने किया है वो अपना नंबर भेजो, हम भेजेंगे चॉकलेट उसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 करिए। कोर कटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ द यूनिट वेट। रमेश, जैसे क्या होता है वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम आपके डिफरेंट टाइप के मेथड्स पे काम करते हैं। ऐसे ही बोला गया आपसे कि यदि मुझे यूनिट वेट कैलकुलेट करना है ना, यदि मुझे आपके यूनिट वेट कैलकुलेट करना है सॉइल का, तो कौन सा मेथड इनमें से नहीं है यूनिट वेट को कैलकुलेट करने का। कोर कटर मेथड यूज किया जाता है इन द केस ऑफ कोहेसिव सॉइल। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड भी यूज किया जाता है। सैंड बाथ मेथड यूज नहीं करते हम, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड को हम यूज करते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड को हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द ड्राई डेंसिटी। ठीक है, लेकिन सैंड बाथ मेथड तो इससे तो हम वाटर कंटेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सी इज नॉट अ करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। डैश इज अ रिलेटिव ईज विद विच अ सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है सॉइल की जिसमें हम सॉइल को इजिली डिफॉर्म कर सकते हैं, उसको क्या टर्मिनोलॉजी बोला जाता है? रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, एट्रबर्ग लिमिट। एट्रबर्ग लिमिट बोलो या फिर हम इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? कंसिस्टेंसी लिमिट का नाम देते हैं। ये जो आपकी कंसिस्टेंसी लिमिट है यही क्या बोलती है? यही आपको बताती है कि आपकी सॉइल के अंदर क्या रिलेटिव ईज है, कितनी आपके अंदर आसानी है उसको डिफॉर्म करने के लिए। पानी को बढ़ा के, पानी को कम करके हम उसके अंदर कैसे इजिली डिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपने डेफिनेशन पढ़ी भी होगी। क्वेश्चन है स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट इज यूज टू कंप्यूट इट। आपने एक टेस्ट का नाम पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट। वो टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं बोलिए? तो स्टैट जैसे क्या होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा कि जो ली चटल एपरेटस है वो हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट। क्या करते हैं उससे? उससे हम साउंडनेस चेक करते हैं। और जो कैसेग्रेंडे लिमिट एपरेटस है उससे हम आपकी लिक्विड लिमिट चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यदि मैं कैसेग्रेंडे टूल्स को यूज नहीं कर रहा हूं तो हम क्या करेंगे, हम आपके स्टैटिक कॉम्पेंसेशन टेस्ट से भी लिक्विड लिमिट को चेक कर सकते हैं। इसमें जो आपका ये कॉन होता है, इस कॉन का जो एंगल है वो 31 डिग्री होता है। इसका जो वेट होता है वो आपका 148 ग्राम होता है। और इसमें हम आपके 25 mm के पेनिट्रेशन पे चेक करते हैं कि भाई कितना पेनिट्रेशन हुआ, और उसके कंपैरिजन में चेक करते हैं कि क्या आपकी लिक्विड लिमिट होगी। तो कैसेग्रेंडे एपरेटस या कैसेग्रेंडे टूल जो हम यूज करते हैं वो लिक्विड लिमिट के लिए यूज करते हैं, और कॉन पेनिट्रोमीटर भी यूज करते हैं। प्लास्टिक लिमिट तो हम थ्रेड बना लेते हैं, 3 mm का थ्रेड जहां पे क्रैम्बल करना स्टार्ट कर देगा वहां पे चेक कर लेंगे। सिंक लिमिट के लिए हम चेक करते हैं कि भाई वॉल्यूम कहां पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या है? बी, एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो क्या होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आईपी का, इसको हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट। इसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो हम बोलते हैं प्लास्टिक इंडेक्स। तो ये जो आपका प्लास्टिक इंडेक्स है
ये पूछ रहा है यदि आपने क्ले के साथ, ये डे नहीं है, दिस इज क्ले, क्या है ये आपका क्ले है, दिस इज क्ले। इफ अ सैंड इज मिक्स विद क्ले, यदि आपकी जो सैंड है उसको मैंने क्ले के साथ मिक्स कर दिया, तो बताओ मुझे लिक्विड लिमिट बढ़ेगी या प्लास्टिक लिमिट घटेगी। आपको पता है कि सैंड के लिए और कोर्स ग्रेन सॉइल के केस में आईपी वैल्यू 0 होती है। तो यदि आपने सैंड को मिक्स किया है ना, तो आपका आईपी घटेगा। आईपी घटेगा तो दैट मींस आपकी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों घटनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है यदि आपने सैंड को मिक्स किया है तो आपकी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों घटती है, ये घटने का सिंबल है। ठीक है, तो बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट चलते हैं। ये करिए, व्हेन कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज 0.50 to 0.25। कंसिस्टेंसी इंडेक्स हम यूज करते हैं ना, क्या होता है वो आपका होता है WL माइनस के WN बाय WL माइनस के WP इंटू 100। ये आपका IC होता है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ये आपका नेचुरल वाटर कंटेंट है। क्या है? नेचुरल वाटर कंटेंट। तो पूछ रहा है आपसे WN माइनस WN जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें 0.50 से 0.25 के बीच में है, तो बताओ किस टाइप की सॉइल होगी? स्टिफ होगी, स्टिफ होगी, मीडियम स्टिफ होगी, सॉफ्ट होगी, लिक्विड स्टेट पे होगी, कौन सी होगी? बताइए आंसर क्या होगा। तो मैं बना देता हूं टेबल। यदि आपकी 1 से बड़ी है, 1 से लेके 0.75 के बीच में है, 0.75 से 0.5 के बीच में, याद करनी पड़ेगी भैया टेबल, ये आपको बिना याद करे ना होगा कुछ भी। 0.25 टू 0 और लेस देन 0 भी होती है। यदि आपकी 1 से बड़ी है तो हम बोलेंगे भैया वेरी स्टिफ, आपकी वेरी स्टिफ है। मतलब देखो, जितना कंसिस्टेंसी इंडेक्स बढ़ेगा उतना सॉइल आपकी सॉलिड स्टेट में जाएगी, मतलब उस पर आपका कोई वॉल्यूम चेंज या कोई एटमॉस्फेयर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना कोई पानी का प्रभाव पड़ेगा। जितना आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स घटेगा उतना वो लिक्विड स्टेट में जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे वेरी स्टिफ है ये क्या आपका वेरी स्टिफ है, ये आपका स्टिफ हो गया। 1 से लेके 0.75 के बीच में होगा तो हम इसको स्टिफ बोलेंगे। ये आपका मीडियम हो गया, ये आपका सॉफ्ट हो गया, ये आपका वेरी सॉफ्ट हो गया, और ये आपका लिक्विड स्टेट में आ गया। लिक्विड स्टेट में ये आपका आ गया है। तो व्हेन द कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज 0.50 टू 0.25, यदि 0.50 से 0.25 के बीच में रहेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? हम उसको बोलेंगे कि सॉइल आपकी सॉफ्ट है, सॉफ्ट सॉइल है, एंड सी इज का आंसर फॉर दिस, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करिए। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, पर मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें आपके जो ऑप्शन है उनको चेंज कर दिया है। ठीक है, बट आपने डट रखा होगा तो आप गलती करेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला गया इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सॉइल एक्सपेंसिव सॉइल है। यदि आप नॉर्मल सॉइल की कंपैरिजन में एक्सपेंसिव सॉइल पे काम करेंगे तो लिक्विड लिमिट ज्यादा आती है, प्लास्टिक लिमिट कम आती है, मोर श्रिंकेज लिमिट है, मोर वॉल्यूमेटिक श्रिंकेज है। तो क्या होता है, एक्सपेंसिव सॉइल वो होती है जिनके अंदर स्वेलिंग हो सके, इनके अंदर श्रिंकेज स्वेलिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। यदि स्वेल करेगा तो ज्यादा पानी को रिटेन कर सकता है, तो लिक्विड लिमिट ज्यादा आएगी। प्लास्टिक लिमिट कम आएगी क्योंकि उनको क्रैम्बल करना ज्यादा इजी रहेगा, तो कम वाटर कंटेंट पे आपकी प्लास्टिक लिमिट कम आ जाएगी। मोर श्रिंकेज लिमिट मोर नहीं होती है, श्रिंकेज लिमिट कम होती है। लेस श्रिंकेज लिमिट मतलब क्या है इसका? देखो, श्रिंकेज अलग चीज है, श्रिंकेज लिमिट अलग चीज है। श्रिंकेज लिमिट क्या होती है? वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पे सोइल आपकी सैचुरेट रहे। अब ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक्सपेंस सोइल है, स्वेलिंग श्रिंकेज बहुत ज्यादा है, तो मिनिमम वाटर कंटेंट पे भी सोइल आपकी सैचुरेट रहेगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट और भी कम हो सकती है। यदि वो आपकी सैचुरेशन की वैल्यू यदि 0.5 पे हो रही है नॉर्मल सॉइल, या 1 पे हो रही है, तो ये आपकी 0.5 0.25 पे भी सैचुरेट रहेगा। तो मिनिमम वाटर कंटेंट पे आपको ध्यान रखना है, और वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज ज्यादा होनी ही है। तो 1 2 3 आपके करेक्ट है, लेकिन थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। तो 1 2 3 आर करेक्ट, 1 2 3 आर करेक्ट, एंड ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैंने ऑप्शन चेंज कर दिए यहां पे। नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन में 34 करिए। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ए रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम टू चेंज इन वाटर कंटेंट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज इंडेक्स, श्रिंकेज रेशियो, कंसोलिडेशन सेटलमेंट। बताइए आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं। तो क्या होता है, यदि मैं आपके पास रेशियो चेंज की बात करूं तो V1 माइनस के V2 बाय VD
डिवाइडेड बाय वाटर कंटेंट का चेंज, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये परसेंटेज में है तो ये कर लेता हूं मैं। तो क्या बोलते हैं इसी को हम आपका श्रिंकेज रेशियो का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज लिमिट की मैं बात करूंगा, श्रिंकेज लिमिट की मैं बात करूंगा तो वो आपकी क्या होती है, वो आपकी गामा डब्ल्यू बाई गामा डी माइनस के 1/GS होती है। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रखेंगे क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन भी आ गया है। श्रिंकेज इंडेक्स आपको पता है WP माइनस WS होता है, ठीक है। WP माइनस के WS आपका श्रिंकेज इंडेक्स होगा। जैसे WL माइनस WP होता है ऐसे WP माइनस WS आपका श्रिंकेज इंडेक्स। तो आंसर क्या है इसका, आंसर हो जाएगा यहाँ पे C एंड C इसका। ये क्या है, ये कंसंट्रेशन आपका ये डेल्टा H बाई H आपका डेल्टा E अपॉन 1 प्लस के E नॉट। तो चेंज इन हाइट या चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम बोलता तो हम इस पे काम करते, लेकिन यहाँ पे वाटर कंटेंट की बात कर दी तो आपका श्रिंकेज रेशियो। बात समझ आई सभी को? चलते हैं नेक्स्ट पे। पूछ रहा है यदि आपकी सेंसिटिविटी ऑफ क्ले 8 से 15 के बीच में है। सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी आपके पास रहती है क्यों, अनडिस्टर्ब्ड सोइल, जब आपने सोइल को डिस्टर्ब नहीं किया, जब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, डिवाइडेड बाय जब आपने सोइल को डिस्टर्ब कर दिया तब उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या थी, उनके रेशियो को डिस्क्राइब करता है। जितना आपका सेंसिटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी उतनी सोइल के अंदर स्वेलिंग श्रिंकेज बढ़ जाता है। तो ये सेंसिटिविटी की वैल्यू कितने कितने बीच में लाई करेगी आपसे पूछ रहा है। तो ये बोलता है यदि सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 है, 1 से 4 है, 4 से 8 है, 8 से 15 है और 15 से ज्यादा है। तो यदि आपकी सेंसिटिविटी 15 से ज्यादा है तो हम उसको क्विक क्ले का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक क्ले का नाम बोलते हैं। यदि 8 से 15 है तो हम उसको एक्स्ट्रा सेंसिटिव का नाम देते हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव का नाम देते हैं। 4 से 8 या इसको हम बोलेंगे इनसेंसिटिव। यदि आपके सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 से कम होगी तो हम उसको इनसेंसिटिव सोइल को बोलेंगे, जैसे आपकी स्टिफ क्ले हो गया, इनसेंसिटिव सोइल रहेगी। यदि आपकी सोइल के बीच में 1 से 4 है तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल क्ले है, ये नॉर्मल क्ले, और इसको हम बोलेंगे सेंसिटिव क्ले है, ये सेंसिटिव क्ले है, ठीक है। तो 8 से 15 होगा तो क्या होगा, 8 से 15 होगा तो आपके पास सी ऑप्शन रहेगा एंड सी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए। ये आपको ग्राफ दिख रहा है क्या, एक कुछ नहीं है ग्राफ, ये ग्राफ यही है, मैं यहां बना देता हूं ग्राफ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है और पहले स्ट्रेंथ ज्यादा थी फिर घट गई, फिर आपकी ऐसे बढ़ी, फिर घट गई, फिर ऐसे बढ़ी। तो ये पूछ रहा है कि ये जो आपका चेंज हुआ और ये आपका टाइम है, तो ये किस टाइप की सोइल का ग्राफ बना हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट थिक्सोट्रोपिक सेंसिटिविटी श्रिंकेज लिमिट एक्टिविटी। अब देखो क्या होता है, थिक्सोट्रोपिक एक फिनोमिना होता है कि यदि सोइल ने अपनी पूरी शियर स्ट्रेंथ को लूज कर दिया है तो कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ दो, वो अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर लेता है, इसी को हम थिक्सोट्रोपिक बोलते हैं। स्ट्रेंथ बढ़ी थी पर आपकी स्ट्रेंथ क्या हुई, घट गई, लेकिन क्या हुआ, पार्टिकल ओरिएंटेशन टाइम बढ़ने की वजह से अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है। पहले वाले तो नहीं कर पाएगा लेकिन गेन कर लेगा कुछ ना कुछ, फिर गिरेगी फिर गेन कर लेगा। इसको हम बोलते हैं थिक्सोट्रोपिक हार्डनिंग, ठीक है। जिन सोइल के अंदर सेंसिटिविटी ज्यादा होती है उनके अंदर थिक्सोट्रोपिक हार्डनिंग भी ज्यादा होगी। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा यहाँ पे ए एंड ए इज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन 37 करेंगे। क्वेश्चन 37 में बोला गया आपसे लार्ज डिक्रीज इन वॉल्यूम विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट एट सेम प्रेशर। ये बोल रहा है कि यदि आपकी सोइल के अंदर ज्यादा डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है वाटर कंटेंट के बढ़ने से, आपने वाटर कंटेंट को बढ़ाया, वॉल्यूम चेंज, जो वॉल्यूम है वो बहुत तेजी से आपका घट रहा है लेकिन आपका प्रेशर सेम है, तो क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं कोलैप्सिबिलिटी। जैसे आपकी लॉएस्ट सोइल के अंदर कोलैप्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब क्या हुआ, उसमें पानी बढ़ता रहेगा लेकिन वॉल्यूम आपका डिक्रीज होता रहेगा, प्रेशर सेम भी रहे तब भी, उसको हम बोलते हैं कोलैप्सिबिलिटी। और कोलैप्सिबिलिटी पोटेंशियल जो हम चेक करते हैं वो प्लेट लोड टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एच बाई एच इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस के ई नोट, उसी से हम चेक कर लेते हैं आपका कोलैप्सिबिलिटी पोटेंशियल। लेकिन ये जो फिनोमिना होता है लार्ज डिक्रीज इन वॉल्यूम विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट विद सेम प्रेशर, इसको हम आपका कोलैप्सिबिलिटी बोलते हैं एंड बी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट करिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ इज कंपेयर्ड बाय, वाया है, वाया, दिस इज VIA। हम बोलते हैं ना कि हमको गाजियाबाद जाना है या हमको दिल्ली जाना है वाया गाजियाबाद, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि यदि आपकी सोइल के अंदर लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ को हमें
चेक करना है कि लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ किससे हो रही है, तो क्या मैं टफनेस इंडेक्स से चेक करूंगा। टफनेस इंडेक्स आपकी शेयर स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करता है। जिस सॉइल का टफनेस इंडेक्स बढ़ रहा है उसकी शेयर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। ये इलो इंडेक्स नहीं है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, ये आपका फ्लो इंडेक्स है। फ्लो इंडेक्स यदि बढ़ेगा तो सॉइल के अंदर आपका लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। तो फ्लो इंडेक्स क्या होता है, फ्लो इंडेक्स ये आपकी लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ को चेक करता है, एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्लो इंडेक्स क्या करेगा, आपकी लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करेगा, ये आप चेक करें। शेयर स्ट्रेंथ इज सॉइल इज कंपेयर्ड बाय, तो मैं बता चुका हूं पहले टफनेस इंडेक्स हम चेक करते हैं, ये आपका आईपी बाय आईएफ होता है, इसको ही हम आईटी बोलते हैं। यदि आपकी आईटी की वैल्यू 1 से कम है तो हम बोलते हैं इजीली क्रशेबल होगा, वरना इसकी वैल्यू 1 से लेके तबियत हो गई खराब, बढ़िया वाली। आईटी की वैल्यू 1 से लेके 3 के बीच में लाइक करिए और बन लो हीरो। कोई बात नहीं, हर चीज का तोड़ रखता हूं मैं। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज कंपेयर्ड बाय टफनेस इंडेक्स से हम चेक करेंगे, एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करें, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इन विच क्ले मिनरल्स हैव अ हाईएस्ट एक्टिविटी, इनमें से किस क्ले मिनरल्स के अंदर एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो मैं लिख देता हूं, मैं सबके लिख देता हूं कैल्साइट, क्योंकि एक ही पूछ ले, कल को कुछ कुछ भी पूछ ले। इल्नाइट, तो देखो क्या होता है, कैल्साइट मिनरल्स की मैं बात करूंगा तो ये आपका होता है 0.3 से 0.5 के बीच में, ये आपका 0.5 से 1.3 के बीच में, और ये आपका 1.3 से आपका 7 तक होता है, 1.3 से आपका 7 तक होगा, या 1 बोल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी पाई जाती है वो आपके मोनोमर क्लिमिनल्स के अंदर पाई जाती है, इसी की वजह से उसके अंदर स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। तो क्या होगा आंसर, बी होगा, एंड बी इज का आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट करिए। इन ए हनी कॉम्बिंग स्ट्रक्चर विच टाइप ऑफ फोर्सेज आर प्रीडोमिनेंट, जब आप हनी कॉम्बिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसमें हाई ग्रोथ बल्किंग ऑफ सैंड हो जाती है, उसमें किस टाइप के चार्जेस या फोर्स काम करते हैं। Only gravity force, only electrical charge, both gravity and surface electrical charge play equal role, none of these। तो हनी कॉम्बिंग स्ट्रक्चर के अंदर ग्रेविटी का फोर्स भी और इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जो सरफेस के बीच में पार्टिकल के बीच में जो चार्जेस होता है वो आपका दोनों ही एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि दोनों ही पे ही हम काम करेंगे। जबकि डिस्पर्स स्ट्रक्चर हो जाए, फ्लोकुलेट स्ट्रक्चर हो जाए, उनके अंदर ग्रेविटी फोर्स का कोई मतलब ही नहीं है, वो आपका इनसिग्निफिकेंट रहेगा। उसमें क्या होगा, उसमें डबल लेयर की थ्योरी जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो काम करता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी और सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज दोनों ही बड़ा रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट करिए, चलो ये तो बन गए जो उनको बनना है, अब आपकी बारी है, ठीक है। तो बी मोटिवेट, अच्छे से पढ़िए, आज दिमाग खुला होगा आपका, थोड़ा दिमाग पे जब जोर पड़ता है तो दिमाग खुलता है। तो यदि आपके नंबर नहीं भी आए हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, इंप्रूव करना है अपने आप को और भी। तो ये थे आपके, आज मैंने आपको 41 क्वेश्चन कराए हैं और आपको बताना है कि आपके 41 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए हैं, ठीक है। और आज ही आप कोई कोर्स परचेज कर सकते हैं, ऐसे हमारे पास अभी जो आप सभी के लिए चल रहा है वो चल रहा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं करा चुका हूँ पहले ही, लेकिन फॉर्मुला रिवीजन का बैच चल रहा है एक। तो जितने क्वेश्चन मैंने आप करवाए हैं फॉर्मुला रिवीजन से ही करवाए हैं, वो सब आपको फॉर्मुले की फॉर्म में मिल जाएंगे सारे सारे, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। वो 199 में आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं एवर एग्जाम का, उसकी आज लास्ट डेट है, कल से वो खत्म हो जाएगा। तो जो बच्चे नहीं ले पाए हैं, जिनको नहीं पता चल पाया अभी तक, वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मिलता हूं फिर मैं आपको कल 7:30 PM में एक नई क्लास के साथ। क्वेश्चंस खुद बनाने पड़ेंगे, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, तभी आपको फायदा होगा इसका। और जो क्वेश्चन आए हुए हैं अभी, जो प्रेजेंटली आते हैं, जो यूथ की बुक में दे रखे हैं, डिफरेंट टाइप की बुक में दे रखे हैं, और भी वो मैं कराता रहूंगा आपको, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब जो क्वेश्चन आए अच्छे लेवल के आए वो भी कराऊंगा मैं आपको, बट ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि मुझे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट वाले हैं। ओके, तो कैसी लगी आज की क्लास, और आपको इसकी रेटिंग देने की कितनी रेटिंग रहेगी इस क्लास की, और
अच्छे से मैं और भी क्वेश्चंस आपको कल लेके आऊंगा 7:30 PM में। तब तक के लिए बाय बाय। इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप एवर एग्जाम टैग पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। और भैया ध्यान रखो अपना, हम तो करा लिए तबीयत खराब अपनी। बाय बाय।